नहीं सही तो है कि कोई बचाव नहीं है, अर्थात कुछ ऑफेंस ऐसे हैं, यानी कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिन्हें कानून ने अर्थात विधायिका ने सेल्फ या स्वयं उन्हें अपराध घोषित किया जाए, इंटेंशन से न किया जाए और चाहे सम्मत लेकर किया जाए या बिना सम्मत के किया जाए, वे अपराध होंगे और अब वह कार्य करने वाला व्यक्ति दंड का भागी होगा। यानी कि 91 के तहत जो अपराध आ जाएंगे उसमें कंसेंट कोई बचाव नहीं देगा, भले ही सम्मति देने वाले को यानी कि रजामंदी देने वाले को कोई नुकसान न पहुंचाओ, इससे मतलब नहीं है। तो अब समस्या ये आती है कि 91 में वह कौन से ऑफेंस हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे। तो पहला आपका हो गया जहां सम्मति कोई बचाव नहीं देती है, वह पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप पहला। दूसरा आपका बाइगेमी या दुविवाह, यानी कि दूसरा क्या बताया गया था, बाइगेमी या दुविवाह बताया गया। तीसरा उदाहरण भी याद रखना है, गर्भपात के मामले में, एबॉर्शन के मामले में, जहाँ की स्त्री अगर सहमति देती है कि उसका गर्भपात कारित किया जाए तो भले स्त्री को कोई नुकसान न पहुँचे फिर भी बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन मैं लगातार बता रहा हूँ कि स्त्री की सम्मति से गर्भपात हुआ है तो डॉक्टर को कम दंड मिलेगा और सम्मति के बिना हुआ है तो डॉक्टर को पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर डॉक्टर ये कहे कि इस कार्य के लिए यह स्त्री रजामंद थी, कंसेंट इसका था, तो क्या स्त्री का कंसेंट कोई डिफेंस डॉक्टर को देगा कि नहीं? नहीं देगा। अब आइए 91 समाप्त हो गई, अब 92 देखा जाए। हाँ, तो उसमें सम्मत का कोई मतलब ही नहीं, न्यायालय की सम्मत का कोई मतलब नहीं है। न्यायालय की सम्मत से कहाँ किया जाता है, सम्मत के बिना ही तो। भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने कोई आदेश दिया, डिक्री दिया, निर्णय दिया और आप जानबूझकर पालन नहीं कर रहे हैं तो उसमें सम्मत का कोई मतलब नहीं है, सम्मति आई ही नहीं। वो तो आदेश का आपने पालन नहीं किया तो अलग बात चला जाता है। आइए 92 देखा जाए। 92 की पहले भूमिका बांधी है, तब प्री में 92 पूछा जाता है, बस उदाहरण दिया जाता है और या मेंस में भी आपका समस्यात्मक क्वेश्चन ही बनता है। 92 कंसेंट के बारे में सबसे सशक्त धारा, मजबूत धारा या पावरफुल सेक्शन है, पहला याद रखिए। यानी कि आजकल जो मॉडल बन रहा है कि कंसेंट के बारे में सबसे आपका मजबूत धारा, सशक्त धारा कौन है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 92। 92 कहती क्या है, 92 में ऐसी कंडीशन हो जाती है, यानी कि कंडीशन ऐसी आ जाती है कि कंसेंट पाना संभव ही नहीं है। तो ऐसी दशा में इम्प्लाइड या विवक्षित सम्मति मान लिया जाता है, यानी कि प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति ने विवक्षित सम्मति दे रखी है, जबकि वास्तव में वह व्यक्ति ऐसे हालात में ही नहीं रहता कि वह किसी कार्य के लिए कंसेंट दे सके। तो ऐसी दशा में बिना कंसेंट के ही कार्य किया जाता है, उसके जीवन को बचाने के लिए
और ऐसे व्यक्ति के बेनिफिट या फायदा के लिए तो सबसे पहले आपका 2-3 उदाहरण देखा जाए जहाँ की आपातकाल आ गया है, इमरजेंसी आ गई है या आपका तुरंत कार्य आवश्यक है, तो सम्मति अब न लीजिए। तो अब इस पर कोरिलेट पहले कर लिया जाए कि अगर इमरजेंसी आ गई है, आपातकाल आ गया है, तत्काल कार्य आवश्यक है और जिस व्यक्ति की कंसेंट लेनी है न तो वह कंसेंट तुरंत दे सकता है और न ही उसकी ओर से कोई गार्जियन ही है, तो ऐसी दशा में क्या किया जाए? तो कानून ये कहता है कि उसके शारीरिक फायदे के लिए आप उसके प्रति कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपका इरादा जान से मारने का न हो, डेथ कारित करने का न हो। अब जैसे ही इमरजेंसी की आपकी बात आती है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तत्काल कार्य किया जाना आवश्यक है। अगर देर होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो पहले तो तत्काल या अर्जेंट आइए, तो 4-5 जगह से कोरिलेट करिए जहाँ की अभी के अभी, यानी कि आपका सिंघम की स्टाइल में तत्काल या अभी के अभी या अर्जेंट वह कार्य करना जरूरी है। तो पहला आपका सीआरपीसी में 125 बताया गया था कि 125 में मेंटेनेंस का प्रावधान सिविल मामला होते हुए सीआरपीसी में इसलिए रखा है कि तत्काल पत्नी, माता पिता या बच्चों को मेंटेनेंस दिलवाया जाए, इसीलिए तो रखा है। नहीं तो 10-15 साल सिविल मुकदमा लड़िए और फैसला करवाइए। तो त्वरित कार्यवाही के लिए कौन सेक्शन बनाया गया? 125। दूसरा, अगर ये कहा जाए कि अभी के अभी, यानी कि सब कुछ तत्काल 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 हो, तो आईपीसी में वह जो ऑफेंस है एक्सटार्सन का, उद्यापन का, वह कन्वर्ट हो जाएगा राबरी में, यानी कि लूट में, जब क्या रहे सब कुछ अभी के अभी। और अगर आपका देश पर ही संकट आ जाए, तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, तो ऐसी दशा में आपका आपातकाल बना है, इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, आपका 352 अनुच्छेद कौन सा है? 352। यानी कि हम ये बता रहे हैं कि कार्य ऐसा आ गया है कि टाला नहीं जा सकता और व्यक्ति की सम्मत पाना संभव नहीं है, तो आप बिना सम्मत के ही कार्य करिए। इसीलिए 92 सम्मत संबंधी विधि के बारे में सबसे सशक्त धारा है, मजबूत धारा है, क्योंकि बिना कंसेंट के ही कार्य कर दिया जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि इम्प्लाइड या विवक्षित सम्मत थी। अब एक दो उदाहरण देखिए और तब बेयरक को बताया जाए। अभी बेयरक नहीं बताया गया, अभी भूमिका पहले देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, घोड़ा से जा रहा था और घोड़ा अनकंट्रोल हो गया, घोड़ा बिगड़ैल निकला, घोड़ा बेकाबू हो गया या घोड़ा बदमाश निकला, घोड़ा अनियंत्रित हो गया। तो जो लोग जे की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी BHU-LLM में भी पूछा गया था कि किसकी तुलना अनकंट्रोल हार्स से कॉन्ट्रैक्ट में की गई है? तो पब्लिक पॉलिसी या लोकनीति की। और किसने लोकनीति की तुलना अनियंत्रित घोड़े से की है? तो जस्टिस बौरो ने, यानी कि बौरो बौरो बौरो, और रिचर्डसन बना मेलिस के बाद में, ये याद रखिए। यानी कि एक आदमी घोड़े से जा रहा था, मान लीजिए कि दूल्हा ही घोड़े पर सवार हुआ, शादी विवाह का मौसम है वहीं बताया जाए, और घोड़ा लेकर दूल्हे को तुरंत फरार हो गया, यानी कि अनकंट्रोल हार्स हो गया। 2 किलोमीटर तक दौड़ा घोड़ा, दूल्हा भी लगाम पकड़े रहा और उसके बाद दूल्हे को गिरा दिया। दूल्हे राजा के चोट, सिर में चोट लगी, वहाँ कोई नहीं है,
एक राहगीर आता है, दूल्हे राजा को उठा के अस्पताल पहुंचाता है। अब दूल्हे राजा क्या बेहोशी हालत में वो सम्मति देंगे? डॉक्टर ये देखता है कि इनका ऑपरेशन करना अनिवार्य है। अगर ऑपरेशन में देर होती है तो ये ऊपर भी पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन के लिए सम्मति देने के लिए न तो वह सक्षम है और न उसकी ओर से कोई गार्जियन है। तो डॉक्टर क्या करे? ऑपरेशन न करे कि सम्मत के बिना करे? लेकिन डॉक्टर का इरादा जान से मारने का न हो। फिर एक बार समझिए, नहीं कि घोर उपहतम कर दे। ऑपरेशन सद्भावना पूर्वक करे, जो घोड़े से गिरा है उसके फायदे के लिए करे और मृत्यु कारित करने का इरादा न रखे। तो अगर ऑपरेशन के दौरान ऐसा व्यक्ति मर भी जाता है तो 92 कहती हैं कि डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो क्या सम्मत लेकर कार्य किया गया कि सम्मत के बिना? क्यों? क्योंकि स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि सम्मत प्राप्त करना संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, पहले उदाहरण से एकदम कंसेप्ट क्लियर करिए। एक लायन या शेर है, एक आदमी को अपने मुख में दबोच लिया है, दूसरा आदमी बंदूक लिया है। अब दूसरा आदमी अब क्या उससे पूछे जो शेर के मुख में व्यक्ति हैं कि क्या मैं शेर पर बंदूक चलाऊं कि नहीं? तो दूसरा आदमी शेर को निशाना लगाकर बंदूक चलाता है बिना सम्मत के, और वास्तव में वह बंदूक की गोली शेर में के मुंह में जो व्यक्ति हैं उसी को लग जाती है और वह मर जाता है। तो स्थिति ऐसी आन पड़ी थी कि सम्मति लेना संभव नहीं था, अर्जेंट काम करना था। व्यक्ति ने उचित सतर्कता और सावधानी से गोली चलाई और ऐसी दशा में वह व्यक्ति अगर मर भी जाता है तो गोली चलाने वाले ने कोई ऑफेंस नहीं किया। आग का तीसरा उदाहरण आग का देखा जाता है, और आग का मामला कई जगह ऐसा पाया जाता है। आग वाला मामला देखिए, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में आग लग गई। आग में एक 6 वर्षीय बच्चा, यानी कि आपका 6 वर्षीय बच्चा फंसा है। अब एक आदमी तो बच्चे के पास पहुंच गया, लेकिन अब बच्चे को कैसे उतारा जाए क्योंकि चारों तरफ आग लगी है। तो कुछ लोग नीचे चादर तान लेते हैं और ऊपर से ये होता है कि आप बच्चे को क्या करिए, फेंकिए। तो बताइए, बच्चे की सम्मति उस समय पाई नहीं जा सकती और बच्चे की ओर से कोई गार्जियन भी नहीं है कि जो सम्मति दे सके। तो आपातकाल का मामला है, इमरजेंसी का मामला है, तो बच्चे को फेंका गया ऊपर से। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि बच्चा चादर में न गिरकर कहाँ गिर गया? जमीन पर। और बच्चा क्या हुआ? मर गया। तो आप कहेंगे कि बच्चे की तो कंसेंट ली ही नहीं गई। तो स्थितियां ऐसी थी कि कंसेंट लेना संभव नहीं था। तो बिना सम्मत के लोगों ने कार्य किया और बच्चा मर भी गया तो उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो 3-4 उदाहरण जरूर याद रखिएगा। आपका एक घोड़ा वाला कभी पूछा जाता है, कभी आग वाला पूछ लिया जाता है, कभी शेर वाला। और ये सब इलस्ट्रेशन किस सेक्शन से गवर्न होंगे? 92। अब बेरक देखिए भाई, अब सही रहेगा आप बेरक निकाल लीजिए और जो बातें एक दो बची होंगी वो बेयर एक्ट से आपका कवर हो जाएगी। देखिए बेयर एक्ट भाई, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। देखिए, कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, तो तुरंत अब बताते रहिए। ये सब मामले बताए गए हैं कि फायदा को कहाँ क्लियर किया गया है, बेनिफिट को। तो सेक्शन 92 के एक्सप्लेशन में 88, 89 और 92। फिर एक बार याद रखें, 88, 89 और 92 में
जो फायदा शब्द आया है, फायदे का मतलब केवल आर्थिक फायदा शामिल नहीं है, यानी कि उस कार्य से कुछ शारीरिक फायदा भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो आइए दो तीन फिर फायदे पर उदाहरण पूछा जाता है। एक पिता है, अपने पुत्र को नपुंसक बना देता है ताकि वह भीख मांगे ट्रेन में जाकर, तो क्या पिता बचाव का हकदार होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चे का जो नपुंसक बनाया गया है वह केवल किस फायदे के लिए? इकोनॉमिक। अब एक डॉक्टर हैं, एक व्यक्ति का हाथ काट देता है। इस आशय से वह व्यक्ति हाथ कटवाता है डॉक्टर के पास कि लोगों के पास जाकर हम भीख मांगेंगे। तो क्या कोई शारीरिक फायदा इस कार्य से हुआ उस व्यक्ति का? नहीं। तो क्या डॉक्टर बचाव के हकदार होंगे कि नहीं? तीसरा, नहीं होंगे। एक तीसरा उदाहरण देखिए। एक 10 वर्षीय बालक है, उसको पथरी रोग हो गया है। डॉक्टर की राय है कि इसका ऑपरेशन करना होगा। तो बताइए, 10 वर्षीय बच्चा है, तो बच्चा सम्मति देगा ऑपरेशन की कि उसका गार्जियन? और किस सेक्शन में आएगा? 88 की 89, 89, क्योंकि 12 साल से कम का बच्चा किसी कार्य के लिए कंसेंट नहीं दे सकता। तो अगर गार्जियन की सम्मत से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और बच्चा मर गया, तो आप लोग बताइए, डॉक्टर उसके आर्थिक फायदे के लिए ऑपरेशन किए थे कि शारीरिक? तो डॉक्टर बचाव के क्या होंगे? हकदार। अगला शब्द देखिए, फायदा हम बताए, मैंने फायदा के लिए सद्भावना पूर्वक। सद्भावना पूर्वक शब्द को फिर एक बार समझिए, कहाँ डिफाइन है? 52 में, यानी कि जब उचित सतर्कता और क्या बरता गया? सावधानी। यानी कि किसी व्यक्ति के शारीरिक फायदे के लिए काम किया गया हो, काम सद्भावना पूर्वक किया गया हो, कार्य उसकी सम्मत के बिना किया गया हो। क्यों कंसेंट के बिना किया गया? क्योंकि कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि सम्मत लेना संभव पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी किसी अपहान के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, ऑफेंस नहीं है। यदि कंडीशन ऐसी हो कि सम्मत लेना संभव हो कि न हो, तो संभव न हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई एक्ट या ओमिशन किया जाए, उसके फायदे के लिए किया जाए, कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाए, और कंडीशन ऐसी आन पड़ी है कि उस व्यक्ति की सम्मति लेना या उसके गार्जियन की सम्मति लेना उस समय संभव नहीं, तो बिना सम्मत के ही कार्य किया जाए, लेकिन कार्य दुर्भावना में नहीं, किसमें किया जाए? सद्भावना। ये जो सेक्शन 92 है, 4 प्रोविजों के अधीन है, अर्थात 4 परंतुक दिए गए हैं, और 4 परंतुक में अगर मामला आ जाता है तो 92 कोई बचाव नहीं देगी। तो हम बता ही रहे हैं कि पहला परंतु ये है कि आप सम्मत के बिना कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन आपका इरादा मृत्यु कारित करने या डेथ कारित करने या डेथ कारित करने के प्रयत्न का न हो। यानी कि आप कार्य तो करिए, यानी कि एक व्यक्ति घोड़े से मूर्छित हो गया है, ऑपरेशन आप करिए, डॉक्टर से कहती हैं ये धारा, लेकिन आपका इरादा ये न हो कि ऑपरेशन करके हम क्या करें, ऐसे व्यक्ति को जान से मार दें या जान से मारने का प्रयत्न करिए। हाँ, लेकिन संभावना है, भाई पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऑपरेशन के दौरान क्या हो जाए, मर जाए, लेकिन इरादा नहीं रहता। दूसरा आपका, मृत्यु या घोर उपहत को रोकने के लिए अंग भंग किया जा सकता है, लेकिन अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रोग हो गया या मृत्यु लग रहा हो जाएगी या घोर उपहत को रोकना है। तो एक उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया,
पैर चकनाचूर हो गया है, अस्पताल में लाया गया, कोई गार्जियन नहीं है। डॉक्टर को ये लगता है कि अगर इसका पैर काट कर अलग नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। तो इस कंडीशन में उसकी मृत्यु रोकने के लिए डॉक्टर क्या करे? अगर सम्मत के बिना पैर काट ही दे तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये पैर जो काटा गया ये उस व्यक्ति की मृत्यु को रोकने या ग्रीवियस हर्ट को रोकने के लिए किया गया, कि इसको ग्रीवियस हर्ट या इसकी डेथ न हो। अंग भंग किया जा सकता है डॉक्टर द्वारा, और कई जगह पर आपका काट भी दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को दिव्यांग बना दिया जाता है ताकि उनका जीवन क्या हो जाए, बच जाए। अगर यही कार्य आपका सही तरीके से सही आदमी के प्रति करना हो तो कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर फिर एक बार समझिए, अगर एज 12 साल या उससे ऊपर है तो 88, 12 साल से नीचे का बालक या बालिका है तो 89 में गार्जियन सम्मत देगा। और चाहे बालक बालिका किसी भी एज के हों, जब वो सम्मत देने में उस समय समर्थ ही नहीं है और तुरंत कार्य करना है तो इमरजेंसी से निपटने के लिए कौन सी धारा बनी है? 92। इतना ही पढ़ा जाता है। इसके बाद आपका 4 दृष्टांत दिया गया है। आपका शल्य चिकित्सक दुर्घटना वाला बता ही दिया गया, जलते हुए गृह का बता ही दिया गया, घोड़े वाला बता ही दिया गया, और बाघ वाला बता ही दिया गया। देखिए इलस्ट्रेशन, पहला आपका हार से गिर गया है तो मैं बता दिया हूँ, अब दोबारा ना बता जाए। दूसरा बाघ वाला है, लाइन वाला, तो भी मैं बता चुका हूँ। तीसरा आपका कह सकते हैं दुर्घटना है और तुरंत ऑपरेशन आवश्यक है, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। और जलता हुआ घर भी हम क्या कर दिए हैं, बता चुके हैं, तो अलग से न बताया जाए। तो चारों दृष्टांत याद रखिए 92 के। अब आइए 93, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन दिलवाइए, संसूचना या जानकारी दिलवाइए, और वो भी कैसे दिलवाइए? गुड फेथ में दिलवाइए या बोनाफाइड में दिलवाइए। तो जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, आप पहले कम्युनिकेशन देखिए, और तब 93 से प्री में भी क्वेश्चन बन रहा है। और 2 बार मैं देख रहा था पेपर, मेंस में 2 बार लगातार मेंस में रिपीट किया है, और जो एलस्टेशन है 93 का वहीं रिपीट कर दिया है 2 बार मेंस में। तो पहले तो नियम जानिए तब तो एलस्टेशन बताया जाए। देखिए आपका सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुड फेथ में यानी कि बोनाफाइड में, हिंदी में कहिए सद्भावना पूर्वक, या अर्थात सद्भावना पूर्वक को परिभाषित किया गया है सेक्शन आईपीसी के 52 में, अर्थात उचित सतर्कता एवं क्या बरतते हुए, सावधानी या ध्यान देते हुए। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट करता है और किसी तथ्य के बारे में, फैक्ट के बारे में, और कम्युनिकेशन तो किया, लेकिन आपका दुर्भावना में कि सद्भावना में? सद्भावना में, और दूसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया, यानी कि आपका दूसरे व्यक्ति के माने फायदे के लिए किया है। तो ऐसी दशा में अगर दूसरे व्यक्ति को नुकसान भी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो पहला व्यक्ति उस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि लेकिन कब? कि जब साथ आपका जो सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है, वह सद्भावना पूर्वक हो। तो आइए 2-3 जानकारी दिलवाइए। एक व्यक्ति है, एक औरत बी को आकर बताता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, और इसी बीच बी को
आपका नर्वस शॉक हो जाता है। नर्वस शॉक माने तंत्रिकाघात हो जाता है और ये सूचना गलत निकलती है। तो ए को क्या कोई बचाव मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। यानी कि क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए ने जो कम्युनिकेट किया है बी को, वह सूचना सद्भावना में नहीं है। यानी कि उचित सतर्कता और सावधानी बस नहीं दिया गया है, मिथ्या है, फाल्स है। दूसरा देखिए, ए आपका बी को संसूचित करता है कि हे बी, तुम्हारे पति का दोनों पैर टूट गया है, वह अस्पताल में भर्ती हैं और ये जानकारी पूर्णतः सत्य है। और ए ने सद्भावना पूर्वक संसूचना दी है और बी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। यानी कि सतर्क ये रहना है कि गुड फेथ में जानकारी दी गई है, यानी कि सद्भावना पूर्वक की दुर्भावना में, ये भी ध्यान में रखना है। तो आइए बेयर एक्ट को एक एक शब्दों को तोड़ा जाए और तब एक संसूचना दिलवाई जाएगी लीगल तौर पे, और उसी आपका दृष्टांत को थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। 4-5 मिनट की धारा है भाई, इधर की धाराएं छोटी छोटी हैं। देखिए आपका सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, देखिए कैक सब सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान या नुकसान होता है के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गई है यदि उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। तो एसेंशियल एलिमेंट निकाल लेना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट ये हो गया कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या दिया है, कुछ संसूचना दी है, यानी कि कुछ जानकारी दी है। यह जो जानकारी दी है वह दूसरे व्यक्ति के किसके लिए दी है? फायदे के लिए कि नुकसान के लिए? फायदे के लिए। संसूचना दुर्भावना में दी गई हो कि सद्भावना में? सद्भावना में दी गई हो, और जिस व्यक्ति को आपका संसूचना दी गई है उस व्यक्ति को कोई डैमेज होना चाहिए, अपहानि होनी चाहिए, नुकसान होना चाहिए। यानी कि जिसको जानकारी दी गई, इस जानकारी के कारण उस व्यक्ति को कुछ क्या हो गया? नुकसान नहीं भाई, असल बात कई बार भाई नुकसान ही निकल जाता है, डैमेज निकल जाता है, क्योंकि दोनों शब्द मिले जुले हैं। और आपका इधर जौनपुर इत्यादि जिलों में नुकसान बार बार बताया जा रहा है कि नुकसान न बोलकर आपका नुकसान बोला जाता है, मुस्कान नहीं, नुकसान हो गया, बहुत बड़ा क्या हो गया? जैसे यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान नहीं लोग बोलेंगे, वहाँ की भाषा है कि क्या हो गया? नुकसान हो गया। इधर के एरिया में भाई नुकसान बोला जाता है। और न विश्वास हो तो दो चार लोगों से बातें करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि वह क्या बोल रहे हैं। तो बताइए पांडे जी क्या बोलते हैं? हाँ, नुकसान। चलिए ठीक है भाई, आगे देखिए। अब ऐसी दशा में अगर नुकसान हो ही गया तो संसूचना देने वाला क्या किसी अपराध का दोषी होगा कि नहीं? नहीं होगा। और किस सेक्शन में वह बचाव का हकदार होगा? 93। बस एक आपका एलेस्टेशन दिया गया है, वहीं बार बार पूछा जा रहा है। देखिए उदाहरण को, एक शल्य चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर है, एक रोगी को सद्भावना पूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में, माने डॉक्टर की राय में, वह जीवित नहीं रह सकता, यानी कि ज़्यादा समय तक अब तुम जीवित नहीं रह सकते, तुम्हें ऐसा रोग हो गया है। इस आघात से, माने इस संसूचना के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 2 दिन जीना हो तो तुरंत क्या होता है? आघात लगता है और क्या होता है? मर जाता है। कौन ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि उस कम्युनिकेशन से उस रोगी की मृत्यु कारित होना पॉसिबल है,
अब ये है कि इसमें फायदा का क्या होगा रोगी का, फायदा शब्द तो दिया ही नहीं गया। अब आपका 93 अप्लाई करने के लिए कितनी बातें साबित करनी पड़ेंगी? 4। तो बातें साबित करिए। इधर आपका डॉक्टर ए हो गया और मरीज कौन हो गया? बी। अब सूचना दिलवाइए। सबसे पहले कम्युनिकेशन करवाइए। तो डॉक्टर ने किसको संसूचना दी? बी को। क्या संसूचना दी? कि मेरी राय में अब तुम ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। डॉक्टर ने जो संसूचना दी हो वह मरीज के किसके लिए दी हो? बेनिफिट के लिए। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि मरीज का इस जानकारी से क्या बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मरीज हो सकता है कि मरीज की अंतिम इच्छा हो और वह मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का विल लिखना चाहता हो, वसीयत लिखना चाहता हो, इच्छा पत्र लिखना चाहता हो। यानी कि मरने से पहले हो सकता है कि बी की इच्छा हो कि हम किसको किसको मरने के बाद अपनी जायदाद देंगे, ये एक वसीयत लिख दे। तो भाई इसलिए डॉक्टर ये फायदा हो सकता है कि आप मरने से पहले 1-2 दिन बचा है, इसी में वसीयत वसीयत लिख कर क्या करिए? निपटा दीजिए। देखिए अस्पताल में भी वसीयत लिखी जाती है, ये नहीं कि नहीं लिखी जाती। उसके लिए आप रजिस्ट्रार के यहाँ सूचना दीजिए। रजिस्ट्रार का जो कर्मचारी इत्यादि लोग लाव लश्कर लेकर आपके अस्पताल में पहुँच जाएंगे, वहीं सब कुछ कार्यवाही होगी और उसका रजिस्ट्रार साहब इत्यादि पैसा लेंगे। उसका पैसा लगता है। आप पहले अगर चाहते हैं कि घर पर वसीयत हमारे हो जाए, अस्पताल में पिताजी भर्ती हैं, हमारे नाम सब जायदाद कर दें, तो आपका वहाँ भी कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ दिनों पहले क्या देनी पड़ेगी, और उस दिन वो लोग जाएंगे, पैसा लगता है उसके लिए, वो अलग बात है। अब क्या फायदा हो सकता है बी को कि बी मरने के पहले क्या लिख सकता है? वसीयत। अब आइए, डॉक्टर ने जो भी आपका कह सकते हैं कि संसूचना मरीज को दी हो, वह गुड फेथ में दी हो। गुड फेथ मतलब बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब जितनी सतर्कता और सावधानी या जो जानकारी देने में जितना ध्यान डॉक्टर बरत सकता था, उतना डॉक्टर ने बरता और किसको कम्युनिकेट किया है? बी को। और बी को क्या हो जाता है? नुकसान। तो यहाँ क्या नुकसान हुआ? बेचारा 2 दिन बाद ऊपर जाता तो तुरंत कहाँ पहुँच गया? जानकारी पाकर सदमा लग गया, ऊपर पहुँच गया। क्या डॉक्टर ने कोई ऑफेंस किया कि नहीं? नहीं किया, क्योंकि 93 के सभी आवश्यक तत्व इस उदाहरण में क्या होते हैं? सेट हो जाते हैं। तो क्या डॉक्टर ने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया। भाई आपका अच्छे से इस उदाहरण को भी तैयार रखिए। अब आइए 94 देखा जाए। 94 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि धमकी दी गई, थ्रेट दिया गया है किसी पर्सन को और कंपेल्ड किया गया है। कंपेल्ड मतलब विवश कर दिया गया, वह विवश हो गया, यानी कि धमकी दी गई, थ्रेट दिया गया और वह व्यक्ति या पर्सन क्या हो गया उसके कारण? कंपेल्ड। तो पहले तो कंपेल्ड शब्द पर आइए, तब तो धमकी दिलवाया जाए। देखिए आपका जहाँ तक 94 की बात है, 94 में एक सिद्धांत है, लिखवाते समय उसको लिखवाया जाएगा। आपका 94 में समस्या बनती है ज़्यादा। जो प्री में आपका क्वेश्चन आता है मेंस में, ज़्यादातर समस्या पर आता है। 94 का बचाव कम लोग लेते हैं क्योंकि बहुत कठिन बचाव है, और देखिए कब आपका बचाव मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। तो 94 इस सिद्धांत पर आधारित है
कि मेरे द्वारा मेरे डिजायर या मेरी इच्छा के अगेंस्ट में विरोध में किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एक्ट को करने का मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे थ्रेट कर दिया गया, भयभीत कर दिया गया, मुझे धमकी दी गई और धमकी द्वारा मैं कंपेल्ड हो गया, मैं विवश हो गया, मैं उस कार्य को करने के लिए मजबूर हो गया। तो वह कार्य मेरे डिजायर के बिना किया गया है, मेरी इच्छा के बिना किया गया है। अतः मुझे बचाव मिलना चाहिए, डिफेंस मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। तो आइए आपका इस पर एक केस केवल है और वो भी बेचारा बचाव नहीं ले सका, और वह केस आपका आता है बारेंद्र कुमार घोष का, यानी कि बारेंद्र कुमार घोष का केस आता है वर्सेज इम्परर। तो हम बताएंगे आपका, अभी बेयर एक्ट भी तोड़ना है, लेकिन कंसेप्ट भाई बिल्कुल क्लियर रखिए। पहले आपका कंपेल्ड चला जाए। देखिए एक शब्द आता है इंटरव्यू में भी आपका पूछा जाता है, एक बार देखिए आवाज जा रहा है ना, ऑनलाइन में हो फोन क्यों कर, एक बार चेक करिए भाई, बीच में नहीं तो फोन कर रहे हैं लोग अब। हेलो, देखिए तो, हेलो, हेलो, बंद करिए। अब देखिए आपका जो कंसेप्ट बनाइए भाई, बंद कर दिए। देखिए आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और एकदम शुरुआती दौर से मैं बताऊंगा, और यहाँ से आपका जो समस्या बनती हैं 90% लोग गलत करके आते हैं, मैं बता दूं। 90% लोग जो ऊपर ऊपर पढ़े रहते हैं, गहराई में नहीं जाते, इस क्वेश्चन को गलत करके ही आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले कंसेप्ट, पहले तो कंपेल्ड देखिए, इंटरव्यू में भी पूछा गया था। कंपेल्ड का मतलब ये हुआ कि विवश कर दिया गया, विवसनीय साक्षी, एविडेंस में आता है विवसनीय साक्षी, मजबूर किया हुआ साक्षी, कंपेल्ड विटनेस। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन एविडेंस में, कि कंपेल्ड विटनेस या विवसनीय साक्षी, विश्वसनीय नहीं, फिर मैं बता दूं, विश्वसनीय मैं नहीं कह रहा हूँ, विवसनीय। विवसनीय मतलब मजबूर किया हुआ गवाह, मजबूर किया हुआ मतलब कि जिसको दबाव दिया गया है कि तुम मुंह खोलो और प्रश्नों का क्या करो, उत्तर दो। तो क्या गवाह को मजबूर किया जा सकता है कि वह बयान दे, किया जा सकता है। 3 सेक्शन वहीं एविडेंस में है, रट कर जाइएगा, 132 हैं, 147 हैं और 165 हैं, यानी कि 132 एविडेंस की धारा, इसके बाद 147, 165 आपका गवाह गवाही दे, मौनी बाबा न रहे, बोले, और उसको विवश किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है, बाउंड किया जा सकता है, कंपेल्ड किया जा सकता है। तो कंपेल्ड विटनेस का प्रावधान या विवसनीय साक्ष्य, विश्वसनीय नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, मजबूर किया हुआ, जबरदस्ती की दो गवाही, कहाँ कहाँ दिया गया है साक्ष्य अधिनियम में। 3 सेक्शन रटे रहिएगा, इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा गया था, 132, 147 और कहाँ 165। अब आगे बढ़िए, जहाँ तक आपका आपराधिक विधि की बात है, इसमें आया जाए। आपराधिक विधि में कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को भयभीत किया गया, भय दिखाया गया, और भय के कारण
वह उस कार्य को करने के लिए विवश हो गया, मजबूर हो गया, तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि वह कार्य तो किया है लेकिन उसका इरादा नहीं था, यानी कि एक्टस रिया थी लेकिन क्या नहीं थी, मेंस रिया, अतः उसे बचाव मिलना चाहिए। अब 4-5 उदाहरण देखिए। ए बी से कहता है कि हे बी, माने बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम ताला नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम ये ताला नहीं, तुरंत ताला नहीं तोड़े तो तुरंत मैं तुम्हें क्या करूंगा, जान से मार दूंगा। देखिए दोनों में अंतर है, सतर्क यहीं रहना है। अगर अभी के अभी रहे, अभी हमने बताया भी था, अर्जेंट रहे, तुरंत रहे, तुरंत ताला तोड़ो और नहीं तो तुरंत क्या मार दिए जाओगे, जान से मृत्यु कारित कर दी जाएगी, तो आप बचाव दिलवाइएगा। और ये कहा जाए कि ताला तोड़ो, मने नहीं तो क्या किए जाओगे, मार दिए जाओगे, तब कोई बचाव नहीं मिलेगा। यानी कि 94 में आपका डिफेंस तभी मिलेगा जब कार्य आपका करते समय फियर या भय दिखाया गया हो और भय सामान्य न हो बल्कि तत्काल किसका हो, मृत्यु का। अगर तत्काल मृत्यु से कम का भय है तो आप बिल्कुल बचाव न दीजिएगा। फिर एक बार उदाहरण देखिए इसको अच्छे से। ए एक लुहार हैं, डकैत उसे पकड़ लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि ये तिजोरी का ताला तोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लुहार तिजोरी का ताला तोड़ता है और ऐसी दशा में लुहार बचाव का हकदार नहीं होगा। ये नहीं ये कह सकता कि मैं कंपेल्ड हो गया था, भयवश विवश हो गया था, नहीं। क्यों? क्योंकि एक शब्द छूटा है मेरे उदाहरण में, कौन सा, और यहीं अटैक करना है। दूसरा उदाहरण देखिए। ए एक लुहार हैं, उसे डकैत पकड़ लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, कहते हैं कि तुरंत ताला तोड़ो और नहीं तो तुरंत कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। यानी कि तत्काल किसका भय दिखाते हैं, मृत्यु का। और लुहार ताला तोड़ देता है तो ऐसी दशा में लुहार ने कोई अपराध नहीं किया, यानी कि आपका वह बचाव का हकदार होगा। क्यों होगा? क्योंकि 94 कहती हैं कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वह तुमने कार्य किया है तो वह कार्य तुम्हारा नहीं है। अगला ये केस भी देख लिया जाए तब बैरक देखा जाए। तो लुहार वाला आपका समस्या भी याद रखना है, वहीं पूछा जाता है। फिर पॉइंट नए लोग पकड़ें। मृत्यु का भय, इसमें कोई बचाव लुहार को नहीं मिलेगा। किसका भय दिखाया गया हो, तत्काल मृत्यु का भय। जब भी क्वेश्चन आए तो ये देखिएगा कि क्या तत्काल या अभी के अभी या अर्जेंट या तुरंत लिखा है कि नहीं। अगर लिखा रहेगा तब लुहार को बचाव दिलवाइए, और न लिखा रहे तो लुहार को बचाव न दिलवाइए। बहुत कड़ा नियम है, आसान नहीं है, इसीलिए कोई बचाव नहीं लेता। एक लोग लिए थे, उनका केस देखिए। ये केस भी काफ़ी प्रसिद्ध है, पूछा भी जाता है। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। अच्छे से इसको देखिए। वारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर का केस 3-4 जगह से कोरिलेट हैं। एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से, आपराधिक षड्यंत्र से। यानी कि बारेंद्र कुमार का घोष आपका 3-4 जगह से रिलेटेड हैं। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आपराधिक साजिश या षड्यंत्र। दूसरा आपका आईपीसी के सेक्शन 34 से का आपका कॉमन इंटेंशन, यानी कि सामान्य आशय, सामान्य आशय से रिलेटेड है। किससे? कॉमन इंटेंशन। तीसरा यह 94 से रिलेटेड है, यानी कि कंपेल्ड किया गया
विवश किया गया था और इसका उपनाम है अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से या पोस्टमास्टर हत्याकांड के नाम से। ये पूछा गया भाई। जो महबूब शाह वाला केस है वह इंडस वैली केस कहा जाता है, सिंधु नदी का वाद कहा जाता है। ये एपीओ में आ चुका है कि किस केस का उपनाम सिंधु नदी का वाद है, तो आपका महबूब शाह का केस है। और बारेंद्र कुमार अभी बताना है, 149 आएगी आईपीसी तो बताया जाएगा, 34 2 दिन लगेगा। फिर एक बार समझिए, बारेंद्र कुमार घोष का केस याद रखिएगा 34 से भी कवर होगा, 94 से भी, 120 एआईपीसी से कवर होगा, एविडेंस की धारा 10 से कवर होगा। यानी कि एविडेंस की कौन सी धारा, 10 से। अब देखिए इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखिए भाई क्या हुआ था। बारेंद्र कुमार घोहा, जज का नाम पूछा जाता है भाई, लॉर्ड समनर या सुमनर, लॉर्ड समनर रट कर जाइएगा, या सुमनर। अब देखिए इसमें क्या हो, मैंने क्या हुआ, जो कोटेशन इसमें बताया जाएगा वह BHU LLM में भी आया था पिछली बार BHU LLM में भी आया था। पहले 3 व्यक्ति बना लिया जाए, A B तथा C। ध्यान से देखिए, 3 व्यक्ति ABC हैं, ये आपका प्री माइंड बनाते हैं, यानी कि मस्तिष्क का पूर्व मिलन करते हैं, अर्थात पूर्व नियोजित योजना बनाते हैं, पूर्व साठगांठ करते हैं, यानी कि आपस में पहले से मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि चलो डाकघर को क्या किया जाएगा, लूटा जाएगा। 2 व्यक्ति आपका अंदर डाक खाने के चले जाते हैं और जो सी हैं वह डाक खाने के बाहर खड़ा रहता है। अब कैशियर से आपका पैसे का झोला इसमें से एक व्यक्ति छीनता है, कैशियर पैसे का झोला नहीं देता तो कैशियर को मार दिया जाता है गोली, कैशियर की मृत्यु हो जाती है, हल्ला होता है, तो ये दोनों पतली गली से फरार हो जाते हैं। अब सी जो है, जो मात्र खड़ा था, हल्ला होने लगा, लोग दौड़ाने लगे तो भागने लगा और पिस्टल चला रहा था अपने बचाव में लोगों पर, लेकिन अंत में पकड़ लिया गया। अब सी पर 120 आबलिक आपका हत्या का आरोप लगा, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र द्वारा 34 भी लगी, आपराधिक साजिश लगी और उसके अनुसरण में हत्या का आरोप लगा। अब सी का ये तर्क था कि हजूर मैं तो मात्र खड़ा था, मैं कहाँ कुछ किया। तो जस्टिस सुमनर ने कहा कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं वह भी अपराध में बराबर के दोषी होंगे। सेक्शन 34 तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनी है। यानी कि ये कोटेशन आया था कि किस जज ने कहा या किस केस में कहा गया कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं कि मौका मिलते ही हम भी हाथ साफ कर लेंगे, वो भी बराबर के दोषी होंगे। लेकिन कब, जबकि अन्य लोगों के साथ वह पहले से प्री प्लानिंग करके आए हैं, यानी कि पहले से क्या बनाकर आए हैं, योजना। तो ए बी तो पकड़े नहीं गए, कौन पकड़ा गया, और ये हत्या नहीं किया था बल्कि क्या किया था, बाहर खड़ा था, फिर भी हत्या के लिए क्या हुआ, दंडित किया गया। क्यों? क्योंकि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे। यानी कि इसका मतलब कि तुम 34 आइए, 34 यही कहते हैं कि अगर ए बी और सी पूर्व निर्धारित योजना बनाए हैं, यानी कि कॉमन इंटेंशन, मतलब क्या हुआ, पूर्व साजिश, उस साजिश के अनुसरण में कोई अपराध किया जाता है, तो जो व्यक्ति उस साजिश का पक्षकार है, भले अपराध न किया हो फिर भी
वह उस अपराध के लिए दंड का भागी होगा। यानी कि आपका सी ने भले डाकिए को गोली न मारी हो, पहले से निर्धारित योजना बनाकर तुम लोग आए हो, तो तुम्हारा दायित्व भी तुम्हारे साथियों के बराबर होगा और तुम भी किसके लिए दंडित होगे? हत्या के लिए। सी विवश 94 94 में कैसे आता है? सी ये डिफेंस ले रहा था कि हजूर हमें कंपेल्ड किया गया था, यानी कि ए और बी ने हमें धमकी दी थी, धमकी देकर लाए थे। तो न्यायालय ने ये कहा कि जब वो लोग डाक घर के अंदर पहुंच गए तब तो तुम्हारे ऊपर भय नहीं था, उस समय बाहर से क्या करते? तो वहाँ क्या पंजीरी बट रहा था कि प्रसाद बट रहा था कि दो बूंद बट रहा था कि खड़ा थे? भाई वहाँ क्यों खड़े थे? मौका मिला ना तुम्हें। अगर तुम विवश करके आए थे, तुम्हें कंपेल्ड किया गया था, तो मौका तुम्हें मिला, जैसे वो लोग अंदर गए डाक खाने में, वहाँ से क्या कर लेते? चंपत हो जाते। तो तुम रिवाल्वर लिए हो और खड़े हो और यहाँ 94 का बचाव ले रहे हो कि मैं विवश कर दिया गया था धमकीवश। तो कोई बचाव नहीं मिला। यानी कि इसका मतलब कि एक लेना भी चाहा, वो भी क्या हो गया? केस में विफल हो गया। इसीलिए कोई लेता नहीं, क्योंकि बचाव तब मिलेगा जिस समय कार्य सी कर रहा था उस समय मृत्यु का भय हो, और सामान्य नहीं, तत्काल मृत्यु का भय किस पर मंडरा रहा हो? सी पर। और जब ये लोग अंदर चले गए तो बताइए, क्या सी पर मृत्यु का भय तत्काल था? तो इसको क्या करना चाहिए? मौका मिलते ही फरार हो जाए। फिर भी दरवाजे पर क्या है? तो पंजीरी और प्रसाद नहीं बांटी जा रही थी कि आओ आपका पाओ। तो अगला देखा जाए बेरेक्ट। अब देखिए आपका, जहाँ तक 94 की शुरुआत की बात है, 94 आपका जो शुरुआत होती है 94 की, एक्सेप्शन से होती है, अपवाद से इसकी शुरुआत होती है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि दो कंडीशन ऐसी दी गई हैं जहां आप लाख विवश हो, भले आप पर मने मृत्यु मंडरा रही हो, लेकिन दो कार्यों को न करिए। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। जहाँ तक 94 के प्रारंभ की बात है, 94 का जो प्रारंभ होता है वह एक्सेप्शन से होता है। एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसी दो कंडीशन 94 में पहले से ही दी गई हैं, जहाँ की आप चाहे कंपेल्ड हो, चाहे आप भयवश विवश किए गए हों, दो कार्य न करिए। तो कौन कौन कार्य कानून कहता है कि धमकी वश भी न करिए? अगर करते हैं तो आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा, भले आप पर तत्काल मृत्यु का खतरा हो। तो पहले अपवाद देखा जाए। फिर एक बार बता दें, 94 इन दो मामलों में कोई डिफेंस नहीं देगी। अब देखिए बेरेट की भाषा, तोड़ लिया जाए दो मामले और तुरंत तोड़ना है। देखिए भाई आपका बेरेट, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों में को जो राज्य के विरुद्ध हैं। यानी कि पहला हो गया मर्डर, हत्या, और दूसरा हो गया राज्य के विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध ऐसे ऑफेंस, यानी कि राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराध जिसमें जो दंड है वह क्या है? मृत्यु दंड हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर दोनों समझिए, आप लाख धमकी आपको दी गई हो, आप लाख विवश हो, किसी का मर्डर न करिए। इसका मतलब ये कहता है कि कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति को धमकी दी गई है, धमकी वश वह कंपेल्ड या मजबूर या विवश हो गया है, तो अगर विवशता में अपनी जान देनी हो या दूसरे की लेनी हो, तो तुम दूसरे की जान न लो, मर्डर किसी का न करो, तुम अपनी जान दे दो।
यानी कि अगर अपनी जान और दूसरे की जान में चुनाव करना हो तो पहला कानून का क्या नियम है कि अपनी जान दे दो, दूसरे की जान न लो। अगर तुम दूसरे की हत्या करते हो, मर्डर करते हो, तो व्यवस्था क्या कोई बचाव देगी? भले तुम कंपेल्ड हो, कोई बचाव नहीं। एक उदाहरण देखिए, ए बी के सिर पर पिस्टल तान देता है और कहता है कि हे बी, ये लोडेड पिस्टल है, तुरंत क्या करेंगे हम तुम्हें? जान से मार देंगे। तुम ऐसा करो, किसी की क्या करो? हत्या। अब किसको इलेक्शन किसको करना है, चुनाव किसको करना है, निर्वाचन किसको करना है? बी को। बी के पास देखिए विकल्प क्या है, या तो ये सी को मारकर अपने को बचा ले, या बी स्वयं माने स्वयं को मरवा दे, यानी कि बी अपनी जान दे दे। तो कानून 94 कहता है कि बी चाहे लाख विवश हो, सी की हत्या न करे, क्योंकि मर्डर के मामले में 94 बी को कोई बचाव नहीं देगी। यानी कि पहला नियम ये मिला कि आप भले कंपेल्ड हो, भले आपको धमकीवश बाध्य कर दिया गया हो कार्य करने के लिए, उस बाध्यता में भी आप किसी अन्य का मर्डर न करिए। अगर करते हैं तो आप बचाव के हकदार नहीं होंगे। अब इस उदाहरण में लोग पूछते हैं कि बी ए को मार दे, तो ए को मार दे तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है बी को। प्राइवेट डिफेंस में जब अपने ऊपर माने बी के ऊपर मृत्यु मंडरा रही हैं, तो अपने को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में वह किसको मार दे? ए को। तो बी ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर वह सी को मारता है तो बी को कानून कोई बचाव नहीं देगा, यहाँ तक कि 95 भी बचाव नहीं देगी, क्योंकि यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी व्यक्ति को अपनी जान और दूसरे की जान में चुनाव करना हो तो अपनी जान व्यक्ति दे दे, लेकिन दूसरे की जान न ले। ये कानून का नियम है, इसीलिए कोई आपका जल्दी बचाव ही नहीं लेता। दूसरा नियम देखिए, आप लाख विवश हों, आप स्टेट या राज्य या देश के खिलाफ कहिए, ऐसा ऑफेंस न करिए जिसमें कि सजा क्या हो? मृत्युदंड। तो आप सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ अपराध कराइए, और किन अपराधों में डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड है? तो दो ही अपराध हैं, एक 121 और एक 132। देखिए, आईपीसी में दो ऐसी कंडीशन है जहां कि राज्य के विरुद्ध अगर आप अपराध करते हैं तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। एक आपका 121, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध युद्ध का प्रयत्न या युद्ध का, एक नहीं है, देखिए षड्यंत्र नहीं है क्या? देखिए तो एक बार वाक्य बोलिए थोड़ा। जिसमें और भी तो है ना एक, देखिए पढ़िए। हाँ, 3 बातें हैं, देखिए प्री में पूछा जाता है। यानी कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, इसके लिए फांसी की सजा है। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट भी करते हैं तब भी फांसी। और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का दुष्प्रेरण करना, यानी कि लोगों को क्या करिए, उकसा दीजिए, तब भी अधिकतम दंड क्या है? फांसी। तो कानून ये कहता है कि आप लाख विवश हों, ऐसा कार्य न करिए जिसमें कि आप देश के खिलाफ माने विद्रोह हो जा, देश के खिलाफ कार्य न करिए जिसमें कि दंड कितना हो? मृत्युदंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को अपने देश और अपनी जान में चुनाव करना हो तो अपनी जान दे दे, लेकिन राज्य के विरुद्ध आपका ऐसा कार्य न करे
जिससे राज्य को नुकसान पहुँचे, क्योंकि आपका राज्य है तभी आप हैं, और राज्य नहीं है तो आप भी नहीं रहेंगे। यानी कि आपका अस्तित्व तभी है जब स्टेट है, जब देश ही नहीं रहेगा। जैसे यूक्रेन है, जब यूक्रेन बचेगा ही नहीं तो लोग कहाँ माने लोगों का कोई अस्तित्व है। इसीलिए यूक्रेन के नागरिक रूस की सेना के नाक में दम किए हैं। रोज रूस दावा कर रहा है कि ये जीत लिए। तो जब आप जीत लिए हैं तो रोज बमबारी उस पर क्यों कर रहे हैं? आप देखिए जितने शहर हैं, कोई शहर पूरी तरह कब्जे में रूस के नहीं आया। थोड़ा ऐलान कर दे रहा है कि जीत गए, फिर रात में पता लगा कि इस शहर पर रूस है, आपके कब्जे में पूरी तरह ये शहर आ गया है, तो अब बम क्यों? यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो नागरिक और सेना वाले छुपे हुए हैं, आकर मार दे रहे हैं रूसी सैनिकों को फिर बंकर में। तो जाकर देखिए, मारियापोल तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ की रूस ने दावा किया कि पूरी तरह हमारे कब्जे में, और फिर दूसरे दिन दिया कि फिर उस पर क्या किया गया। यानी कि इसका मतलब लास्ट लाइन कल और बताया जाएगा, क्योंकि सीआरपीसी भी चलानी है, समय भी होने वाला है। कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य और अपने में चुनाव करना है तो राज्य को बलि बेदी पर चढ़ाकर अपना बचाव न करे, अपने को बलि बेदी पर चढ़ा दीजिए और देश को क्या करिए, बचाइए। कानून ये कहता है। आपका तो आगे कल बताया जाएगा इसको, आपका अपवाद ही पहले एक बार पढ़ कर आइएगा। तो रेस्ट ले लीजिए, तो सीआरपीसी चलेगी भाई आपका 133।